10th क्लास ग्रामर का टेंस नामक टॉपिक चल रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर क्लास में, हर परीक्षा में महत्वपूर्ण रहेगा और रहता भी है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रहता है। यही चीज़ें आती हैं, ग्रामर, टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वॉइस, नरेशन, मॉडल। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। तो मैंने ये चीज़ आपको सिखाई कि हम साथ में सब्जेक्ट को भी देखेंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो 9th क्लास का टॉपिक है उसको भी हम साथ साथ देखेंगे। और इस टॉपिक को देखने की वजह जो है वो है ताकि आप कर्ता के अंतर को समझ पाएं कि कर्ता सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है, ये आप समझ पाएं। क्योंकि ये आप जब समझेंगे तभी आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट का कनेक्शन किससे है? वर्ब से। कर्ता के अनुसार क्रिया आती है। ठीक है जी। एक चीज़ मैंने कल आपको सिखाई थी कि जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं उनको इस प्रकार देखते हैं। वन बड़ी थिंग हमेशा सिंगुलर, ये चीज़ आपको सिखाई। दूसरा कि इनडेफिनेट प्रोनाउन में ही आपका कुछ जो वर्ब्स हैं जैसे मैनी, बोथ, फ्यू और ए फ्यू, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। और 5 वर्ड लिखा है, सम, एनी, नन, ऑल और मोस्ट। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अब ये एक चीज और, आप ये टेंस के जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो नोट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये आप अलग से भी नोट करते रहें, रफ कॉपी में भी नोट करते रहें। मतलब आप समझ तो रहे होंगे शायद इस बात को कि रट्टा लगाने वाली बात है नहीं ये। यदि आप रट्टा लगाएंगे आप भूल जाएंगे। इसलिए आपको जितनी जगह, जितनी बार आप इनको नोट कर पाएंगे अलग से, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। उसी का एक और बिंदु, आज 2 नंबर बिंदु आपको सिखाता हूं। 2 नंबर बिंदु में कंपाउंड सब्जेक्ट से आते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट से आते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो हम कर रहे हैं, आप कल को बड़े होके आफ्टर ट्वेल्थ TWELF ये 12th 12वीं, जिसकी स्पेलिंग ये होती है। आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कोई एग्जाम देंगे, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, सिविल सर्विस या स्टेट सिविल सर्विस या यूपीएससी, इंग्लिश रहना है और इंग्लिश में ग्रामर रहनी है। और ग्रामर में यही बात जो आज मैं कर रहा हूँ। आप तो केवल इन बातों की जड़ तक जाएं, समझें और आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हम आज तक नाम सुने हैं सब्जेक्ट का और मैंने लिख दिया जी कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड का मतलब ये है कि 2 सब्जेक्ट उसको आप उसमें देखेंगे। तो पहली बात ये लिखेंगे आप, ये सब्जेक्ट से जनरली, देखो मैंने लिखा जनरली, सामान्यतः। सामान्यतः एडवर्ब किसकी? प्रेजेंट सिंपल की। ये सब्जेक्ट से जनरली क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। यानी साधारणतः या सामान्यतः ये प्लूरल माने जाते हैं। जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, कि राम और श्याम मेरे मित्र हैं। ठीक है जी, ये प्लूरल माना, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। अब आप थोड़ा और इसी, ये सरल उदाहरण, थोड़ा सा और जटिल उदाहरण सरल रहेगा लेकिन आपके लिए जटिल क्यों है देखना। जैसे आपकी शुरुआत में कर्ता की परिभाषा क्या थी, सब्जेक्ट की परिभाषा आप क्या बोल रहे थे? आप ये बोल रहे थे कि कार्य को करने वाला कर्ता। फिर मैंने आपको ये सिखाया कि कार्य को करने वाला कर्ता नहीं होता है, वो आपके हिंदी में होता है,
आपका सब्जेक्ट वो होता है जो मेन वर्ब से क्या करे, एग्रीमेंट करे। और ये उदाहरण मैंने आपको दिखाया था, ये एप्पल सेब जो है इज ए स्वीट फ्रूट, और ये आपका सब्जेक्ट है। कर कुछ नहीं रहा, आप बता रहे हैं कि सेब जो है वो मीठा फल है, लेकिन ये एग्रीमेंट बैठा रहा है किसके साथ, मेन वर्ब के साथ। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कर्ता एक वचन बहुवचन पहचान कैसे करेंगे। एक बिंदु कल करवाया था, एक बिंदु आज करेंगे, और फिर अपना जो टेंस चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। ध्यान देखना, मैंने लिखा है कंपाउंड सब्जेक्ट्स। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कंपाउंड सब्जेक्ट्स का अर्थ होता है जिसमें दो कर्ताएं दिए गए हों और जिसको एंड जैसे कंजंक्शन से जोड़ दिया गया हो। देखना, इसका पहला बिंदु मैंने लिखा कि जनरली ये प्लूरल होते हैं। एक उदाहरण दिया सरल, थोड़ा सा और मुश्किल उदाहरण देखना। इन हिम, फिर मैंने रिक्त स्थान दिया और रख दी, यहां वर्ब रख दी, वर। सेंटर्ड देयर लव एंड देयर एम्बिशन। ध्यान से देखो आप, क्या लिखा गया है। इन हिम, उसमें, वर सेंटर्ड, ये है वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब है। केंद्रित थे, देयर लव, उनका प्रेम, देयर एम्बिशन, और उनका लक्ष्य, उनकी इच्छा, उनकी विजन। ये तो किस में क्या केंद्रित था, यानी यहां नोट लगा के आप यूं देखें, आप कहीं गलती से हिम को करता मत समझ लेना। आप सोचो, क्या हिम सब्जेक्ट हो सकता है? हिम कभी सब्जेक्ट होता ही नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ही, हिज और हिम। अब मैं आपको कर्ता ढूंढने का एक और सरल तरीका बताता हूं, एक ऐसा तरीका जिससे आपका कुछ गलत होगा ही नहीं और ऐसा रहेगा। देखो, जैसे जैसे बोर्ड परीक्षाएं आगे बढ़ती जा रही हैं, प्रश्न आते सरल हैं, लेकिन उनकी संरचना ही बदलता रहता है। वो यानी वो कर्ता आगे दे सकता है, पीछे दे सकता है, ये कहीं लिखा नहीं है। आपका दिमाग क्या है, इस बात पे सेट है कि जो शुरुआत में कर्ता आएगा और वो भी आना है राम, राम अपना सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं होता, आपको कर्ता कहीं भी दे सकता है, वो आपको कर्ता ढूंढना आना चाहिए। तो नोट लिखा के हम लिखेंगे, कर्ता सर्च यानी तलाशने के लिए, कर्ता सर्च करने के लिए, कर्ता सर्च करने के लिए क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ आप। और क्वेश्चन बनाते ही कर्ता आपका स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। प्रश्न बनाओ, देखो मैं बताता हूं, देखना। जैसे मैंने प्रश्न बनाया, इसी का ले लो आप, राम एंड श्याम आर माय फ्रेंड्स, कि राम और श्याम मेरे मित्र हैं। और प्रश्न बना दिया मैंने, हु आर योर फ्रेंड्स, आपके मित्र कौन है? उत्तर क्या है, राम और श्याम, और क्या बन गए, सब्जेक्ट। इस 2 नंबर का बना देता हूँ। प्रश्न बनाया मैंने, और प्रश्न क्या है, व्हाट इज सेंटर्ड इन हिम, उसमें क्या केंद्रित था। अब एक चीज और देखिए आप, प्रश्न किससे बनता है, सहायक क्रिया से बनता है, WH वर्ड से बनता है, लेकिन मेन वर्ब तो चेंज होगी नहीं। यहां मेन वर्ब क्या थी, देखो आर। अब देखो यहां मेन वर्ब क्या थी, सेंटर्ड। अब देखना, व्हाट इज सेंटर्ड इन हिम, उसमें क्या केंद्रित था। अब आप उत्तर दे रहे हैं कि उनका प्रेम, उनका स्नेह प्रेम, और उनका एम्बिशन यानी उनकी सारी आकांक्षाएं,
उसमें केंद्रित थी। तो अभी मैंने सिखाया कि ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं, इसलिए कंपाउंड सब्जेक्ट हैं और इनको आप क्या कहेंगे, प्लूरल। तो आपको ये देखना है। अन्य उदाहरण देता हूँ, ध्यान से देखना। अन्य उदाहरण में आप लिखेंगे जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। दोनों ही, प्रीशियस का अर्थ होता है कीमती, मेटल का अर्थ है धातु। एक नहीं है ये, आप गलत मत समझना कि दोनों धातु हैं और बोले जी एक ही, एक नहीं है। गोल्ड और सिल्वर धातु की संरचना में तो बहुत अंतर होता है। आप विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो आप पाएंगे कि गोल्ड तो प्लेटिनम धातु के बाद सबसे निष्क्रिय धातु है, और तभी प्लेटिनम के बाद गोल्ड ही सबसे महंगी है। फिर सिल्वर आता है, दोनों के सूत्र अलग है, दोनों के वैज्ञानिक नाम अलग है, दोनों में जमीन अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, एक आप समझ नहीं सकते। और उदाहरण लेते हैं जैसे नॉलेज यानी ज्ञान, नॉलेज एंड विजडम। विजडम यानी आपकी बुद्धिमता। हैव ऑफ टाइम नो कनेक्शन। सही बात है, बिल्कुल सटीक बात है। क्या है देखना, ये कह रहा है कि नॉलेज यानी ज्ञान और आपकी बुद्धिमता, हैव ऑफ टाइम नो कनेक्शन, ये समय की बात होती है, इनका कोई संबंध नहीं है। सही बात, आपके पास आप कितने ज्ञानी हैं, लेकिन समय पे आप बुद्धिमता दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हर नॉलेजफुल व्यक्ति, हर नॉलेजफुल स्टूडेंट अच्छे अंक ले आएगा, कोई गारंटी नहीं है। एग्जाम क्रैक कर देगा, कोई गारंटी नहीं है। हर नॉलेजफुल व्यक्ति विजडम, बुद्धिमता, बुद्धिमान होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। यानी इन दोनों का किसी से कोई संपर्क नहीं है, दो अलग अलग घटक हैं। नॉलेज अलग बात है, बुद्धिमता अलग बात है। आगे देखते हैं और उदाहरण लेते हैं। आगे उदाहरण लिया, आर योर फादर एंड मदर नॉट एट होम। क्या आपकी माँ और आपकी जो पिताजी हैं वो घर पे नहीं हैं? तो ये देखें, आप दोनों अलग हैं। पेरेंट्स शब्द अलग होता है, उसका अर्थ होता है अभिभावक, वो अलग चीज है, और ये अलग अलग है। आप ध्यान से देखो, ये अलग अलग है, तो ये सब अलग अलग है। और उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण यदि देखें हम, मैं उदाहरण पे ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि उदाहरण से आपकी बात क्लियर होगी। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने लिया ऑयल एंड वाटर, रिक्त स्थान, और क्रिया दे दी आपको नोट मिक्स, और इसमें भरना है। तो क्या भरेंगे आप? आपका उत्तर रहना चाहिए डू नॉट मिक्स। पहला मैंने किस प्रकार ये खोजा कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, इसलिए क्योंकि ये क्या है, आपकी फैक्ट है, साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य है, और सारे के सारे तथ्य कहाँ जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। और डू का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ये जो करता ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर, इन दोनों की प्रकृति अलग अलग है, सूत्र अलग अलग है, इनकी संरचना अलग अलग है, तो ये अलग सब्जेक्ट हुए। ये बहुवचन है इसलिए डू का प्रयोग किया, और यदि एक वचन होते तो डज का प्रयोग करता, क्योंकि दिया गया वाक्य क्या है, नेगेटिव है। दिया गया वाक्य क्या है, नेगेटिव है। और देते हैं उदाहरण, जैसे दिव्या, संजय एंड सीमा आर इंजीनियर्स। वो सब के सब क्या हैं, इंजीनियर्स हैं। मानी आप देखें ध्यान से कि यहाँ भी यदि एक दो की बात नहीं है, चार जुड़े हो, एंड कंजंक्शन से यदि दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स जुड़े हैं तो उनको प्लूरल माना जाता है। हालांकि एक बात है जो इनके विरुद्ध जाती है,
वो क्या है वो मैं सिखाऊंगा। पहले तो आप यही समझ लें कि ये एक दूसरे के विरुद्ध जाते हैं। इतनी बात आप दिमाग में बैठा लें। अब ऊपर ये बातें जो मैंने सिखाई उसका क्या है, अपवाद भी है, और वो अपवाद दो प्रकार से है। पहला प्रकार ये है, इफ each oblique every is used with compound subjects तो आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर होगा। जैसे उदाहरण में मैंने लिखा है, each man and each woman has a vote, कि प्रत्येक महिला पुरुष के पास वोट है। तो मैंने बताया ना, ये देखो एंड कंजंक्शन लगा, ये मेल और ये फीमेल, यानी ये पुरुष और ये महिला, लेकिन इस बार ये ईच से जुड़े हुए हैं, इनको सिंगुलर मानना पड़ेगा। और देखते हैं, एवरी से हो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज इनवाइटेड, सेम रहनी है बात। यानी ईच और एवरी यदि लग गए कंपाउंड सब्जेक्ट से पहले तो उनको क्या मानना पड़ेगा आपको, सिंगुलर। और अभी क्या मान रहे थे, प्लूरल। और इसी में ये मैंने कहा इसके दो अपवाद है, ये पहला अपवाद है। और इसका 2 नंबर अपवाद ये है कि यदि दो कंपाउंड सब्जेक्ट्स मिलकर एक कंप्लीट पैकेज बनाते हूं। बताऊंगा पैकेज बनाते कैसे, पैकेज क्या होता है। पैकेज बनाते हो तो फिर उनको क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। यानी 2 अपवाद, पहला आपको दिखाया ईच और एवरी यदि जुड़ जाए कंपाउंड सब्जेक्ट से पहले तो सिंगुलर माना जाएगा। कंपाउंड सब्जेक्ट्स बहुवचन होते हैं, लेकिन अपवाद एक बताया। दूसरा क्या है, यदि वो पैकेज बन जाए। अब देखना पैकेज क्या, जैसे मैंने कहा ब्रेड एंड बटर इज माई फेवराइट फूड। तो ये जो ब्रेड एंड बटर है आपका, दही रोटी, ये दही रोटी एक पैकेज है। यानी आप साथ खा रहे हैं, दही से लगा के रोटी खा रहे हैं आप, ये एक पैकेज है, तभी इसको सिंगुलर माना गया। और उदाहरण लेते हैं, शायद बात समझ में आ जाए। जैसे राइस एंड कड़ी, यानी आपके कड़ी चावल एक साथ खाए जाते हैं, ये भी युगम है। और देखते हैं, जैसे स्लो एंड स्टडी विंज द रेस, ये कहावत है, सेइंग है कि आप ये केचुए वाली कहानी सुनते हैं हम, केचुए खरगोश की, उसमें आता है लास्ट में कि आप भले ही धीरे चलें लेकिन लगातार चलें। ये स्लो एंड स्टडी जो है ये एक पैकेज है, ये सिंगुलर माना जाता है। जैसे टाइम एंड टाइड, ये भी एक पैकेज माना जाता है इंग्लिश ग्रामर में। वेट्स फॉर नन, यानी समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। और देखते हैं, जैसे ओनर एंड ग्लोरी, शानो शौकत इज हीज रिवार्ड।
दोनों का अलग अलग लेंगे। ऑनर सम्मान, ग्लोरी आभा होता है, गरिमा गौरव होता है। तो ये कह रहा शानो शौकत ही उसके पुरस्कार थे, राणा प्रताप के लिए कह सकते हैं आप। यानी आपका मतलब ये है कि जो युगम के रूप में काम आए, युगम के रूप में काम आए, इंग्लिश ग्रामर में ये 5 उदाहरण आपको पक्का याद रखने हैं, जो आपको एक वचन मानने पड़ेंगे, और एक वचन मानने पड़ेंगे इसलिए इनमें एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में 2 नंबर का पॉइंट और सिखा दिया। पूरे पॉइंट को दोहरा रहा हूं कि सामान्यतः सभी कंपाउंड सब्जेक्ट्स यानी एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए 2 कर्ता बहुवचन होते हैं। अपवाद में क्या है कि यदि उनमें से ईच या एवरी लगा हो तो उनको एक वचन मानेंगे, या फिर वो एक पैकेज के रूप में हो, यानी एक ही बात हो, जैसे दाल रोटी यानी दही रोटी, चावल ये कढ़ी चावल, स्लो एंड स्टडी, टाइम एंड टाइड, ऑनर एंड ग्लोरी, तो ये एक हैं, इनको सिंगुलर आप मानेंगे। आगे जो हम देखेंगे वो हम वापिस अपने टेंस पे चलते हैं, और अपना टेंस चल रहा था पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल की एडवर्ब के बाद मैंने उसके 2 प्रयोग भी आपको बता दिए गए थे। पास्ट सिंपल में उसके मैंने आपको 2 प्रयोग भी बता दिए थे, और प्रयोग नंबर 1 था कि आपका अनरियल और क्लोज्ड कंडीशन ये दिखाता है, इस पे चर्चा की थी। दूसरा प्रयोग दिखाया था आपको कि इट इज यूज्ड फॉर हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक घटनाक्रम को दिखाने के लिए, और डिस्कवरीज को दिखाने के लिए, खोज को दिखाने के लिए, और जो आपके इन्वेंशन हैं, आविष्कार हैं, उनको दिखाने के लिए किया जाता है। डिस्कवरी और इन्वेंशन के बीच का अंतर भी आपको समझाया था। 3 नंबर प्रयोग जो है इसका ये है, नोट लगा के आप देखें कि यदि वाक्य में एज इफ या एज दो, एज इफ या एज दो ये वर्ड दिए गए हैं, इनका अर्थ होता है मानो, मानो कि। यदि ये दिए गए हों और इनके बाद यदि पास्ट सिंपल टेंस दिया गया हो, इनके बाद यदि पास्ट सिंपल टेंस दिया गया हो, तो आगे भी आप पास्ट सिंपल टेंस को ही भरेंगे। कैसे भरेंगे देखना, ध्यान से देखना। ये है वाक्य, ही टॉक्स एज इफ ही वर ए सरपंच। ध्यान रखना, शर्त यह है कि एज इफ और एज दो ये, और इनके एक तरफ यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया गया है, प्रेजेंट सिंपल, ये देखो प्रेजेंट सिंपल, तो दूसरी तरफ आप जो है पास्ट सिंपल टेंस भरेंगे, और क्रिया यदि बी हो तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, वर का, चाहे कर्ता एक वचन हो, ये एक वचन है, चाहे बहुवचन हो। इसका अर्थ ये है, ये वजह क्या है कि ये बहुवचन क्यों भरेंगे, भी वोज क्यों नहीं भरेंगे, देखना हिंदी और देखो बात समझ आ जाएगी। ही टॉक्स वह बात करता है, एज इफ मानो ही वर ए सरपंच, मानो वह सरपंच हो। इसका मतलब क्या हुआ, व्याख्या लो। इट मीन्स ही इज नॉट ए सरपंच, वो सरपंच है नहीं, लेकिन बात ऐसे करता है मानो वो क्या हो, सरपंच हो। कई बार हम ये सुनते हैं कि भाई बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कलेक्टर हो, वो इसका मतलब कलेक्टर है नहीं। और उदाहरण लेते हैं, जैसे ही बिहेव्स एज दो, वो ऐसे व्यवहार करता है एज दो ही वर दी हेडमास्टर, वो ऐसे व्यवहार करता है मानो वो हेडमास्टर हो, वो हेडमास्टर है नहीं। और ये क्रिया यहाँ बी है जिसका फॉर्म आप भर रहे हैं। तो याद रखना, एज दो
या एज इफ से पहले यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया गया हो तो आप इधर पास्ट सिंपल भरेंगे, और यदि क्रिया आपकी बी हो तो हमेशा बहुवचन भरेंगे यानी वर भरेंगे। और दूसरा स्थिति क्या है, यदि एज इफ या एज दो से पहले पास्ट सिंपल टेंस दिया गया हो तो फिर आप वाक्य की इस तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही एक्टेड एज इफ ही हैड बीन एन एक्टर। ध्यान से देखना, ये रहा आपका V2। ही एक्टेड, वह इस प्रकार एक्टिंग करता है। एक्ट का वैसे तो एक्शन का अर्थ होता है कार्य, एक्शन एक्ट से बना गया एक्शन, यानी वह इस प्रकार एक्ट करता है, इस प्रकार व्यवहार करता है, भावनाएं जताता है। एज इफ मानो ही हैड बीन, देखो आप ये हैड और ये V3 लिखिए मैंने, ये बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही हैड बीन एन एक्टर, मानो वो एक्टर हो, वो एक्टर नहीं है। समझो आप, वो क्या कर रहा है, ही एक्टेड, वैसे व्यवहार करता था। एज इफ मानो ही हैड बीन एक्टर, कि मानो वो एक्टर ही हो। तो क्या समझाया कि इसका एक प्रयोग क्या हुआ, प्रयोग ये हुआ कि वो अनरियल यानी क्लोज्ड कंडीशन को दिखाता है, पहला प्रयोग। दूसरा, हिस्टोरिकल इवेंट्स और डिस्कवरीज और इन्वेंशन को पास्ट सिंपल में दिखाते हैं। और इसका तीसरा प्रयोग है वो ये है, यदि वाक्य में एज इफ और एज दो दिया गया हो जिसका अर्थ मानो की होता है तो प्रेजेंट सिंपल होने पर पास्ट सिंपल भरेंगे। याद क्या रखना है, यदि मेन वर्ब बी हो तो कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, किसका प्रयोग करेंगे, वर का। याद रहे वर का, पास्ट का, न कि आर का। आर का प्रयोग नहीं होगा। अब देखो, और यदि एज इफ से पहले पास्ट सिंपल दिया गया हो तो इधर किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट का। ये इसका एक यूज मैंने आपको और बता दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका अंतिम प्रयोग वो होता है टू शो इमेजिनरी सिचुएशंस। और इमेजिनरी सिचुएशन का अर्थ होता है काल्पनिक स्थिति, काल्पनिक स्थिति। और इस काल्पनिक स्थिति को दर्शाने के लिए कुछ फ्रेजेज का प्रयोग इस टेंस में विशेष रूप से होता है। और दीज फ्रेजेज आर, वो फ्रेजेज इस प्रकार हैं। नंबर 1, आई विश। दूसरा, आई वुड रेदर। तीसरा, इफ ओनली। और चौथा, इट इज टाइम। और पांचवा, ओ डेट। देखो समझाता हूं इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। ये आई विश और ओ डेट, इसका अर्थ होता है जी काश, विस्मयबोधक चिन्ह। उदाहरण से देखेंगे, ये इस प्रकार है, आई विश, आई वुड रेदर, इफ ओनली, इट इज टाइम और ओ डेट। और इनमें दो का अर्थ होता है काश। समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण लिया मैंने और लिखा, आई विश, काश, आई न्यू हर नेम। और क्रिया थी नो। देखना, मैं क्या कह रहा हूं, इमेजिनरी कंडीशन, आई विश, काश, मैं जानता, उसका नाम जानता। इसका मतलब क्या है, आप दुख प्रकट कर रहे हैं, आपको खेद है। आई एम सॉरी, आई डोंट नो हर नेम। इसका मतलब ये है। कई बार हम नहीं कहते काश मैं भी वहां होता, काश मैं भी वैष्णो देवी जाता, काश मैंने भी समय पर पढ़ाई की होती, काश मैं भी समय से उठता,
काश मैं भी समय से तैयारी करता। इसका मतलब आज आप उसको दुख हो रहा है, आपको खेद हो रहा है, आपको कमी खल रही है। ये इमेजिनरी, आप ऐसा किए नहीं, ऐसा किए नहीं। तो ओ डेट का मैंने बताया और आई विश का बताया कि सेम मीनिंग होता है। एक और ले लेते हैं, जैसे आई विश, काश, ही वर एयर, काश वो यहां होता, काश वो यहां होता, काश वो यहां होता। तो ये भी आपकी इमेजिनरी है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, इट इज टाइम। ये इसका मीनिंग अलग रहेगा, ध्यान रखना। इट इज टाइम का अर्थ होता है देरी हो गई है। वी वेंट होम, हमें घर चलना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने पास्ट सिंपल के भी प्रयोग आपको बता दिए।